To all of you students, today we are going to discuss about chapter 12 electricity. Before we starting this lesson, we have to discuss about some units, okay? Then we have to discuss about what we topic to cover in this video. I will show you. First of all, we have to understand SI unit of electric power, electric potential, electric current, electric resistance. ये जो SI यूनिट्स है स्टूडेंट्स, ये 1 मार्क्स के आपके ऑब्जेक्टिव्स में भी आ जाती है कई बार, और कई बार आपसे फिलिंग द ब्लैंक्स में, कई बार चूज द करेक्ट वर्ड में पूछ लिया जाता है कि बताइए व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर. तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए. हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर की SI यूनिट क्या होगी, वॉट, WATT. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की SI यूनिट क्या होगी, वोल्ट. इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर और इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की ओम. ओके, ये 2 मार्क्स की आती है जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, तो आप इसे अच्छे से लर्न कर लीजिएगा. नाउ अब हम देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हमें इस लेसन में कवर करना है. सबसे पहले पोटेंशियल, फिर पोटेंशियल डिफरेंस, हिंदी में हम इसे कहेंगे विभव, विभांतर, इलेक्ट्रिक पावर, पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट, 1 एम्पियर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन और फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ रेजिस्टेंस, है ना, और फिर सिम्बॉल्स. चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि पोटेंशियल किसे कहते हैं. 2 मार्क्स की डेफिनेशन ये हर साल रिपीट होती है कि एक्सप्लेन पोटेंशियल, या आ सकता है आपका एक्सप्लेन पोटेंशियल डिफरेंस. तो अगर मैं पोटेंशियल की बात करूँ तो पोटेंशियल में आप क्या लिख सकते हो, तो देखिए द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन द ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. देखिए आप इसे हिंदी में अगर मैं समझाऊँ तो देखो, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन द ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मतलब कि जो भी एक कार्य किया जाता है, जो भी एक वर्क किया जाता है एक अमाउंट में, वो इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी हम कह सकते हैं अनंत से, तो अनंत से जब एक पॉइंट तक आकर वो काम किया जाता है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल. कहाँ से, इन्फिनिटी. आप ये वर्ड याद रखिएगा, क्या, इन्फिनिटी. इन्फिनिटी से अगर एक पॉइंट तक कुछ भी काम किया जाता है तो हम उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था, वो होती है वोल्ट. अब हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस. व्हाट इज़ द बेसिकली डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस. तो इनमें बस एक ही डिफरेंस है कि जहाँ पर पोटेंशियल में इन्फिनिटी से कोई एक पॉइंट तक काम किया जा रहा था, तो पोटेंशियल डिफरेंस में क्या होगा कि 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट तक कुछ काम किया जाएगा. मतलब कि यहाँ पर डिफाइन हो गया कि आपको यहाँ से, घर से स्कूल आना है और स्कूल से घर जाना है. किस में, पोटेंशियल डिफरेंस में. देखिए डिक्टो वैसा का वैसा होगा, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन द ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक, लेकिन पोटेंशियल में ऐसा नहीं हो रहा था. यहाँ पर इन्फिनिटी से आपको, मतलब कितने बजे से भी आप शुरू कर दो कुछ काम, लेकिन हाँ एक पॉइंट पर आपका उसको रुक जाना है, वो कहलाता है आपका पोटेंशियल. तो 2 मार्क्स की, कई बार 4 मार्क्स की आ जाती है डेफिनेशन, कई बार डिफरेंस बिटवीन आ जाता है पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में. तो होपफुली आपको ये दोनों डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पावर. व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर. तो इलेक्ट्रिक पावर को हम लिख सकते हैं कि रेट ऑफ लेस ऑफ एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, मतलब कि किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में एनर्जी का लेस होना, एनर्जी की कमी होना, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर. ऑब्वियसली बात है, आपने देखा होगा कि घर में जब आप बल्ब जलाते हो तो कुछ टाइम बाद वो बल्ब जो रहता है वो गर्म हो जाता है. ठीक है, तो धीरे, अब अच्छा चलो ये वाला एग्जांपल नहीं समझ में आया तो आप ये एग्जांपल ले सकते हो कि जब हम स्कूल आते हो तो हमारी एनर्जी बिल्कुल हाई रहती है, लेकिन आफ्टर सम टाइम आप देखते होंगे तो आपकी एनर्जी क्या होने लगती है, डाउन होते जा सकती. क्यों होती है, क्योंकि आप कुछ वर्क तो करते हो. ऐसा तो नहीं कि बैठे रेस्ट पोजिशन में, हम तो मैडम बैठने आए, नहीं ना. तो द रेट ऑफ लेस ऑफ एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में एनर्जी का लेस होना, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर. नेक्स्ट है पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट. पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट हम किसे कहते हैं बेटा, तो देखिए, इफ 1 जूल वर्क इज रिक्वायर्ड टू बी डन टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट, मतलब कि अगर इन्फिनिटी से
एक पॉइंट तक जब आप कुछ काम कर रहे हो तो आपको एक 1 जूल वर्क की रिक्वायर्ड होगी, उसको आप कहोगे पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट। गेटिंग माई पॉइंट? व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि जब भी अगर आप इन्फिनिटी से कुछ एक पॉइंट तक कुछ काम कर रहे हो तो आपको 1 जूल वर्क, कितने जूल वर्क? 1 जूल, 1 जूल वर्क की रिक्वायर्ड होगी, तो आप कहोगे पोटेंशियल ऑफ 1 वोल्ट। नाउ 1 एम्पियर। अब 1 एम्पियर क्या होता है, इस समय आपको छोटी छोटी डेफिनेशंस एक्सप्लेन कर रही हूँ, ओके। तो 1 एम्पियर क्या होता है बेटा कि व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर, जब भी किसी चालक में, कंडक्टर मीन्स होता है चालक, ओके, जब भी किसी चालक में 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को थ्रो किया जाता है या कह सकते हैं फ्लो किया जाता है, तो उसमें करंट फ्लो होने लगता है। उस करंट को हम कहते हैं 1 एम्पियर, ओके। गेटिंग माई पॉइंट कि जब भी किसी कंडक्टर में, जब भी किसी चालक में जब 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज को फ्लो किया जाता है तो उस चालक में करंट फ्लो होने लगता है। तो वही मैंने इसे डेफिनेशन में लिखा है, उसी को हम कहते हैं क्या? 1 एम्पियर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग? तो आप इसे बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखेंगे कि द प्रोसेस ऑफ प्लेटिंग अ मेटेलिक लेयर ऑन द मेटेलिक सब्सटेंस। मतलब कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसी प्रोसेस कहलाती है जिसमें जो मेटल रहता है, मेटल का कोई सब्सटेंस रहता है, उस पर एक लेयर होने लगती है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और ये इस प्रोसेस, किसके प्रोसेस के अकॉर्डिंग होता है ये? इलेक्ट्रोलाइसिस, ओके। नेक्स्ट आप पढ़ेंगे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसे कहते हैं बेटा? तो द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिंग वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। मतलब कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस किसे कहा जाता है कि एक ऐसा रेजिस्टेंस जिसमें कंडक्टिंग वायर जो आप है, जो सॉरी आपकी है यूनिट लेंथ और है आपका क्या? क्रॉस सेक्शन एरिया, उसी को हम कहते हैं क्या? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये आपकी सिंपल सी डेफिनेशंस होगी, इससे आपको लर्न करना होगा, ओके। आप इसे अनदर वर्ड्स में भी लिख सकते हो कि रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई एरिया अपॉन में लेंथ ऑफ कंडक्टर, दिस इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। अब हम पढ़ेंगे व्हाट इज द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं? तो द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू अ कंडक्टर। मतलब कि किसी भी कंडक्टर में, किसी भी चालक में जितना रेट से क्या फ्लो हो रहा है, चार्ज फ्लो हो रहा है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ओके। द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज मतलब कि वही जो मैंने आपको बताया, थ्रू अ कंडक्टर, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट की ऐसा यूनिट अभी आपको बताई थी मैंने, एम्पियर होती है। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में सब बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं और ये हर बार आता ही है, मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन, मैंने जैसा कि आपको अभी बताया। देखिए आप इसे कैसे लिखेंगे कि जर्मन फिजिस्ट जॉर्ज साइमन ओम, अगर आप ये नहीं लिख पाए तो मत लिखो, आप सिर्फ यहाँ से लिखो, स्टेटेड इफ फिजिकल कंडीशंस ऑफ अ कंडक्टर रिमेन्स अनचेंज। मतलब भी जब भी किसी चालक की फिजिकल कंडीशन अनचेंज होती है, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाता, देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ अ कंडक्टर। अब पोटेंशियल डिफरेंस जो रहता है किसी भी कंडक्टर का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है किसके? उन पॉइंटों के बीच का। बस ये वही लाइन लिखी गई है। फर्स्ट लाइन आपको ये लिखना बहुत ज़रूरी रहेगी। क्या बेटा? आप देखो कि कंडक्टर रिमेन्स अनचेंज, देन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट ऑफ अ कंडक्टर, इनका जो पोटेंशियल डिफरेंस रहता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है किसके? जो भी उसमें करंट फ्लो किया जा रहा है उसके। फिर हमने लिखा इफ़ द पोटेंशियल डिफरेंस, मान लीजिए कि यदि पोटेंशियल डिफरेंस V है, अगर मान लेते कि करंट I पासिंग हो रहा है तो V प्रोपोर्शनल I, ठीक है, मैंने यहाँ पर V प्रोपोर्शनल लिखा है, आप ऐसा साइन भी बना सकते हैं। तो V प्रोपोर्शनल हटेगा तो V इक्वल्स टू RI हो जाएगा, तो R की वैल्यू आ जाएगी V अपॉन I। दिस इज ओम्स लॉ। नेक्स्ट आ रहा है हमारा ओम्स लॉ की प्रिकॉशन। प्रिकॉशन में आप लिखेंगे कि जो भी कनेक्शन रहेगा वो बिल्कुल टाइट रहेगा, करंट पासिंग थ्रू द सर्किट शुड नॉट बी हाई, और जब आप इसमें करंट पास करोगे तो वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, वरना आपकी जो सर्किट रहेगी वो ख़राब हो जाएगी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सीरीज़ कॉम्बिनेशन। सीरीज़ कॉम्बिनेशन की बात करें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। देखिए
डायग्राम बना हुआ है, हम इसे डायग्राम से समझेंगे बेटा। तो देखो पोटेंशियल डिफरेंस V आपने यहाँ पर कनेक्ट किया है ना, जैसे देखो यहाँ पर R1 R2 R3, 3 क्या हो गई, रेजिस्टेंस हो गई, V1 V2 V3 क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। इन सबको कनेक्ट किया तो V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 बाय ओम्स लॉ V इक्वल्स टू IR। एक बात का ध्यान रखिएगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में V निकालते हैं हम, ठीक है। तो V1 की वैल्यू आ गई IR1, V2 आ गई, V3 आ गई, बस ऐसे करके कॉमन करके एक सीरीज में आ जाएगा आंसर। तो ये हो गया आपका क्या, सीरीज कॉम्बिनेशन। आया समझ में। अब हम करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। व्हाट इज़ द बेसिकली डिफरेंस ऑफ सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, कि सीरीज में जहाँ पर सब सीरीज में आ रहा था, देखिए R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, बट पैरेलल में कैसे आ जाएगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सेम डिक्टो वही मेथड रहेगी। I1 I2 I3 यहाँ पर करंट हो गया, R1 R2 R3 यहाँ पर रेजिस्टेंस हो गया, V वोल्ट हो गया, बैटरी लगी हुई है, रेजिस्टेड लग गया। ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। हर साल आता है ये क्वेश्चन भी, इस चैप्टर का मोस्ट IMP कह सकते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग किसी भी रेजिस्टेंस को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होंगे, लेंथ, एरिया, टेम्परेचर और नेचर। लेंथ में आप क्या लिखोगे, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, मतलब कि किसी भी कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है ना, चालक की जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है किसकी, उसकी लंबाई की, उसकी लेंथ की। एरिया की बात करें तो द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिंग वायर, एरिया में बात करें तो जो रेजिस्टेंस रहती है वो एरिया के अकॉर्डिंग इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहती है, ठीक है। टेम्परेचर की बात करें तो द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिंग वायर इंक्रीज, टेम्परेचर में ऐसा कहा गया है कि जब भी रेजिस्टेंस की जो इंक्रीज़ किया जाता है, उसकी जो कंडक्टिंग वायर की जो लेंथ है उसको इंक्रीज़ किया जाता है तो टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता है। नेचर में अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑल्सो डिपेंड नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर, मतलब कि रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड करता है किस पर, नेचर पर। तो ये था आपका बेसिकली 12th चैप्टर। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।